ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका कर्व देखा था। ओके, दिस कर्व वाज अगेंस्ट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, और उसके फिर कुछ हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं इन्फरेंसेस वो चेक किए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज रेडियो एक्टिविटी? Becquerel discovered that heavy elements like uranium, radium, which have atomic mass number greater than 82, okay, are unstable and emit highly penetrating radiation. The substances which emit these radiations are known as radioactive substances. The phenomena of spontaneous emission of radiations from radioactive substance as radioactivity. ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग थोड़ा ध्यान में रखो और ये वैल्यू ध्यान में रखो जहाँ पे एटॉमिक मास नंबर इज ग्रेटर देन 82। ठीक है, radioactivity is property of atom and nuclei, hence is unaffected by chemical or physical change. Okay? बेसिकली हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर, ये ध्यान में रखना है। okay? हम लोग बोलते हैं उसके आजू बाजू जो केमिकल या फिजिकल चेंजेस होते हैं, okay? तो वो उसके ऊपर कोई बहुत सारा इफेक्ट नहीं डालता है। यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, रेडियो एक्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। मैं बोलूंगा मोस्टली इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, now radioactivity is nuclear phenomena in which an unstable nucleus undergoes a decay। देखो अभी जो पिछले वाला स्टेटमेंट दिया था उन्होंने बोला हुआ इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, टेक्निकली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर, या आप न्यूक्लियस बोल सकते हो। ठीक है, यस, हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर फिनोमिना इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोस अ डीके, इट इज कॉल्ड एज रेडियोएक्टिव डीके। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीके। अल्फा डीके इन विच अ हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, इज एमिटेड। बीटा डीके इन विच इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आर एमिटेड। और हम लोग बोलेंगे थर्ड वाला जो है दैट इज गैमा डीके इन विच हाई एनर्जी फोटॉन्स आर एमिटेड। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो गैमा डीके है इट इज एक्चुअली व्हाट, रेडिएशन। ठीक है, जिसको हम लोग गैमा रेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं they are positively charged particles। okay, it is helium atom with both the electrons removed। okay, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि वो हीलियम एटम कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, okay, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास नंबर क्या है, 4 है। ओके, अच्छा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है तो हम लोग बोलेंगे कि उसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपके पास बचा रहेगा दैट विल बी व्हाट, हीलियम न्यूक्लियस, ओके, विथ अ पॉजिटिव चार्ज 2e। ओके, और हम लोग बोलते हैं 1e का वैल्यू कितना रहता है, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बात आती है तो उसका चार्ज कितना होता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट इज इक्वल टू ट्वाइस ई। तो 1.6 का डबल यानी कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जहाँ पे उसकी मास की बात आती है अल्फा पार्टिकल की, ओके, तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है। हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली इसके न्यूक्लियस में क्या है, ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में हम लोग बोलते हैं कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो आप अगर उसका एवरेज मास लेते हो, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है, और उसको इंटू 4 कर देते हो तो आपको जो आंसर आएगा दैट विल कम नियरली इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं बीइंग अ चार्ज पार्टिकल इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। The speed of emission of alpha particles depends upon the nature of radioactive element. It varies from 1/10 to 1/100 of the speed of the light। Speed of the light यानी कितना है, तो हम लोग बोलते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो रेंज बनेगी वो कौन सी बनेगी, अगर मैं लोअर लिमिट जाता हूँ तो उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 इंटू 10⁻, ओके, 8 के जगह पे अभी आ जाएगा 6, 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से लेके 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बेसिकली अभी ये जो रेंज है वो हमें कैसे मिली, ओके, एकदम सिंपल है कि जब मैंने स्पीड ऑफ लाइट को 1/100 से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो मुझे लोअर लिमिट मिला विच इज 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और जब मैंने उसको 1/10 से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो मुझे अपर लिमिट मिला, ओके, विच इज 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आप लोगों ने बस ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी चौथा वाला जो प्रॉपर्टी है दैट इज द इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ओके, फ्लोरोसेंस क्या है तो आपको पता है, जैसे सेंटिलेशन हम लोग बोलते हैं। ओके, नाउ दे आयोनाइज गैस व्हेन दे आर पास थ्रू अ गैस। ओके, द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू एयर वेरीज फ्रॉम 2.7 सेंटीमीटर टू 8.62 सेंटीमीटर, ओके, फॉर थोरियम।
ओके। अब इसका मतलब क्या है, ओके, कि जब कोई थोरियम न्यूक्लियस है, ओके, अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली वो 2.7 सेंटीमीटर से लेके 8.62 सेंटीमीटर तक ट्रैवल कर लेता है, ओके। तो वो प्रोसेस में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है वो पार्टिकल का, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे, इसमें हम लोग बोलेंगे कि वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको एयर में से शायद 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली फिर क्या हो जाता है कि धीरे धीरे वो अपनी वेलोसिटी भी लूज करते जाता है, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम एटम, ओके। ये आपको आ रहा है समझ में? अच्छा, हीलियम एटम जो है तो हम लोग बोलते हैं इट इज मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। एनीवे, इसके बाद जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है, दे आर स्कैटर्ड व्हेन इंसिडेंट ऑन माइका, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड फॉइल, ठीक है। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड बाय एन एटम, its atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4, okay। एग्जाम्पल, जैसे यूरेनियम 23892, ओके, तो इसमें से जब हम लोग बोलते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल निकला, ओके, तो उसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया, 234, और हम लोग बोलेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना बन गया, 90। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, थोरियम का न्यूक्लियस मिलता है, ओके। ये जो भी मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको, ओके, वो हम लोग बोलते हैं, सिर्फ आप ऐसे समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के रिलेटेड है। ये आपको आ रहा है समझ में? उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ओके। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। Their speed ranges from 1% to 99% the speed of light. Being charged particle, again, they are deflected by electric as well as magnetic field. They can ionize gas, but its ionization power is 1/100 that of alpha particle. इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। सेकंड, हम लोग बोलते हैं कि जो उसका चार्ज है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट इज हाफ दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या आपको आ रहा है समझ में? ओके। दे आर मोर पेनिट्रेटिंग दैन अल्फा पार्टिकल, रीजन, तो उनका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। देयर रेंज इन एयर डिपेंड्स ऑन देयर स्पीड। A beta particle of 0.5 mega electron volt has a range of 1 meter in air, okay, as compared to alpha particle बहुत ही ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल की कितनी थी, 2.7 सेंटीमीटर से 8.62 सेंटीमीटर, ओके। फिर बीटा पार्टिकल का एक रिएक्शन दिखाया हुआ है। व्हेन बीटा पार्टिकल इज रेडिएटेड, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, ओके, एंड मास नंबर डज नॉट चेंज। अब ये कैसे है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस से हम लोग बोलते हैं जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है, अब बीटा पार्टिकल निकलता है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एकदम सिंपल बात है। हम लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर मैं फॉस्फोरस की न्यूक्लियस की बात करता हूँ, ओके, तो उसमें 15 प्रोटॉन है और हम लोग बोलेंगे 17 न्यूट्रॉन है। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। अब वो जो 17 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग बोलेंगे कि मैं एक न्यूट्रॉन साइड में कर लेता हूँ। वो जो न्यूट्रॉन है वो ब्रेक होता है एज, ओके, पॉजिट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके। तो जो पॉजिट्रॉन है दैट इज व्हाट, दैट इज योर बीटा पार्टिकल, वो एमिट हो जाता है। ये नहीं, हम लोग बोलते हैं कि ये जो 1 ई है, -1 ई, वो तो बाहर निकल गया। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो वो एक न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हुआ, तो ब्रेक हुआ एज अ प्रोटॉन एंड एज अ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन बोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन बढ़ गया। हम लोग बोलेंगे कि जो एटॉमिक नंबर था वो 15 से क्या हो गया, 16। लेकिन एटॉमिक मास नंबर उतना ही रहा, क्यों? तो अगर भले ही एक न्यूट्रॉन कम हुआ है, एक प्रोटॉन बढ़ा भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम सिंपल है। हम लोग बोल रहे हैं कि जो फॉस्फोरस है, ठीक, उसमें हम लोग बोल रहे हैं उसके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है या एटॉमिक मास नंबर है वो कितना है, 32 है। और हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 15 हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन प्रेजेंट है। जो हम लोग बोलते हैं कि Z है, Z का वैल्यू उसका है 15, और जो कैपिटल A है उसका वैल्यू कितना है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज 32। अब अगर Z का वैल्यू 15 है तो Z क्या है, मैं बोलूंगा, अभी हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो A माइनस Z क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी 32 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 17। ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये लॉजिक के हिसाब से अगर न्यूट्रॉन 17 है एंड प्रोटॉन हम लोग बोल रहे हैं 15 है, अब ये जो 17 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 16 प्लस 1, ठीक, यानी अभी 16 न्यूट्रॉन है और एक क्या है, +1 न्यूट्रॉन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, +1 एन कर देता हूँ। अब ये जो न्यूट्रॉन है वो ब्रेक होगा एज 1 प्रोटॉन +1 ई एंड 1 इलेक्ट्रॉन या 1 बीटा पार्टिकल, ओके। आप इसको पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हो,
ओके, फिलहाल मैं इसको सिर्फ बीटा पार्टिकल बोलता हूँ। ओके, तो टेक्निकली हम लोग क्या बोलेंगे कि जो न्यूट्रॉन है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओके, हम लोग बोलेंगे वो जो न्यूट्रॉन का 99.9% मास है वो प्रोटॉन के साथ ही है, और जो बीटा पार्टिकल है वो एकदम लाइट है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन बन गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाला है, बराबर है। और हम लोग क्या बोलेंगे कि जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो बढ़ गया है, तो हम लोग बोलेंगे एक न्यूट्रॉन कम हुआ है लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ गया है। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन कम हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया 31, लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ भी गया है तो एटॉमिक मास नंबर उतना ही रहा, तो ये हो गया 32। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास नंबर उतना ही रहा, बट हम लोग बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक से बढ़ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 16। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। तो यही रिएक्शन आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसमें, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ गैमा रेस। तो हम लोग बोलते हैं गैमा रेस आर नॉट पार्टिकल्स बट दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यू कैन से दे आर फोटॉन्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ या आप ऐसे बोल सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान में रखना है। Photons originating from the nucleus are called as gamma rays. They are neutral in charge, hence they are not affected by electric and magnetic field. They affect the photographic plate and produce fluorescence. ये तीनों की common property है. They have very low ionization power, about 1,000th that of alpha particle. They have high penetration power and can pass through 25 centimeter thick ion plates. The reason क्या है तो हम लोग बोलते हैं they basically travel with the speed of light. दे आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स। क्यों, हम लोग बोलेंगे बेसिकली गैमा रेज हर एक वो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगी तो हम लोग बोलते हैं लाइट एग्जिबिट करता है, ठीक है? या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिबिट करती है। ठीक है, यस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे लॉ बता देता हूँ। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम is proportional to the number of unchanged nuclei present at that instant. Okay? इसका मतलब क्या है तो हम लोग बोलेंगे let capital N be the number of nuclei present at any instant small t, dn be the number of nuclei that disintegrated in a short time interval dt। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो क्या होगा, इट विल बी dn अपॉन dt। ओके, तो हम लोग बोलते हैं डीके लॉ क्या बोलता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। dn by dt is proportional to what, the original number of nucleus that were present at that instant। लेकिन हम लोग बोलते हैं dn by dt को हम लोग क्या करते हैं ना, माइनस साइन लगाते हैं। क्यों, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, डीके का रेट है। ओके, यानी वैल्यू कम होते जाने वाली। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? तो वो लॉजिक से हम लोगों ने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, तो बी से ये नेगेटिव साइन जब यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो आपको मिलेगा dn by dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन, और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा दैट विल बी लैम्बडा। लैम्बडा इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा फिर, मैं ऐसा लिख देता हूँ dn by dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन। प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला तो वहां पे इक्वालिटी साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू एन, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, इसको रीअरेंज कर देते हैं लाइक दिस, dn अपॉन n विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्बडा इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन dn अपॉन n विल बी इक्वल टू, माइनस लैम्बडा को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dn अपॉन n, दैट विल बी log ऑफ n टू द बेस e, बराबर है। ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्बडा इंटू टी प्लस। अब यहाँ पे भी LHS पे भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और RHS पे भी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेट अस से LHS का जो था वो C1 था और RHS का तो जो था वो C2 था। C1 एंड C2 मैंने एक साथ कंबाइन करके यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस C लिख दिया। ये क्लियर है? ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे, सो बेसिकली आपको जो यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है, log टू द बेस e n इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस लैम्बडा t प्लस c एट t इक्वल टू 0। हम लोग बोलेंगे जो n का वैल्यू है, ओके, लेट अस से मैं बोलता हूँ इट वाज इक्वल टू n नॉट। n नॉट यानी क्या है तो मैं बोलूंगा n नॉट इज इनिशियल नंबर ऑफ
न्यूक्लियाई या फिर ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ई एन नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी का वैल्यू क्या है 0, ये आपका 0 हो गया, प्लस सी का वैल्यू क्या है आपका लॉग टू द बेस सी एन नॉट, ठीक है। बस ये जो वैल्यू है ये हम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको मिलेगा लॉग ऑफ एन टू द बेस सी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लैम्डा टी ऐसे ही रखते हैं, और जो प्लस सी है वो आपका हो जाएगा लॉग ऑफ एन नॉट टू द बेस ई। तो रीअरेंज किया तो मैं ये साइड पे लिख देता हूँ, चाहिए तो मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी log of n to the base e minus log of n naught to the base e is equal to minus lambda t। ये आपका क्या बन गया, दिस बिकेम log of n upon n naught is equal to minus lambda t। हम लोग बोलेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, okay? अच्छा ये क्या है, दिस इज विद द बेस e, तो हम लोग बोलेंगे क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, n upon n naught is nothing but equal to e raised to माइनस लैम्बडा, बराबर है, ओके। यस, अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हो, therefore n is equal to n naught e raised to माइनस लैम्बडा टू, आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये आपका क्या है बेसिकली, तो बोलते हैं दिस इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं, आपको यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज कमिंग एज n is equal to n naught e raised to minus lambda t। Now this expression shows that the number of nuclei of given radioactive substance decreases exponentially with time। एक्सपोनेंशियली विद टाइम यानी क्या, लीनियरली नहीं, ओके। तो ये एक बेसिक फंक्शन होता है जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, मैथ्स में भी सीखा हुआ है, फिजिक्स में भी। और अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो आप देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, और ये इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो नेचर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल, ओके। लेकिन एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डीके कांस्टेंट। अब डीके कांस्टेंट यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमें बेसिकली लैम्बडा निकालना है। अब व्हाट एग्जैक्टली इज लैम्बडा, ओके। तो वी से हमारे पास ये एक इक्वेशन है dn अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्बडा इनटू n। कैन आई से लैम्बडा इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस dn अपॉन n, माइनस dn अपॉन dt, सॉरी, होल अपॉन n, बराबर है, ओके। The decay constant is defined as the ratio of the amount of substance disintegrate per unit time to the amount of substance that was originally present। Okay, ये आपको आ रहा है समझ में। तो dn by dt क्या है, amount of substance that is decaying, okay, per unit time, या फिर आप इसको rate of decay बोल सकते हो। और कैपिटल N क्या है, तो हम लोग बोलेंगे that is the amount of substance present at that time interval। n नॉट क्या है, तो इनिशियली जब t इक्वल टू 0 था और हम लोगों ने ये स्टार्ट किया प्रोसेस, समझना, ओके। एनीवे ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वी हैव अ इक्वेशन n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू माइनस लैम्बडा टी, लेट अस डिफाइन फर्स्ट व्हाट इज स्मॉल टी, ओके। तो एक ऐसा केस ले लेते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे स्मॉल टी का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन लैम्बडा, या आप ऐसे बोल सकते हो स्मॉल टी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन लैम्बडा। ऐसे केस में अगर आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिलेगा माइनस लैम्बडा इंटू टी के जगह पे 1 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो गया, आपको मिला n अपॉन n नॉट, सॉरी n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई रेस टू माइनस वन। अब ई रेस टू माइनस वन नीचे जाके क्या बन गया ई, और हम लोग बोलते हैं ई का वैल्यू क्या होता है, इट इज 2.718। तो आपको एन क्या मिला, एन इज नथिंग बट इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2.718, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.37 टाइम्स एन नॉट, ओके। तो बेसिक आपको रिलेशन क्या मिला, ओके, विल से एन इज इक्वल टू 0.37 टाइम्स एन नॉट। अब डीके कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग बोलेंगे डीके कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, टी इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन लैम्बडा, ओके। नाउ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन टी। अब लैम्बडा फिर कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग बोलेंगे डीके कांस्टेंट लैम्बडा which is equal to 1 upon t can be defined as reciprocal of that particular time duration in which
द सब्सटेंस डीकेज टू 37% ऑफ इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी। बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग बोले कि लेट अस से 100 न्यूक्लियस थे। अब जो डीके कांस्टेंट है लैम्बडा वो क्या है, तो हम लोग बोले कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम इंटरवल इन विच 100 न्यूक्लियस विल कम टू व्हाट 37 न्यूक्लियस। क्या आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वही दिया हुआ है। तो द सब्सटेंस डीकेज टू 37% ऑफ इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी। अब ऐसी लॉजिक के साथ हम लोग हाफ लाइफ पीरियड जो है वो डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड टी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस इज डिसइंटीग्रेटेड। ओके, इसका मतलब क्या? तो आपका n का वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी n नॉट अपॉन 2। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा? b से n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 ऊपर के इक्वेशन में डाल दिया, और स्मॉल t का जो वैल्यू है उसको हम लोग कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैपिटल T क्या है? बेसिकली इट इज हाफ लाइफ। तो आपके पास क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे एन नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू कैपिटल टी। अब ये हम लोग बोलेंगे एन नॉट कैंसिल हो गया, आपको मिला हाफ इज इक्वल टू वॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। तो हम लोग बोलेंगे अगर हाफ इज ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, ओके, यस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ई रेस टू प्लस लैम्बडा टी क्या होगा? इट विल बी 2। जैसे मैं बोलता हूँ अगर ए का वैल्यू 1 है तो ए रेस टू माइनस 1 का वैल्यू क्या रहेगा? या मैं ऐसा बोलता हूँ ए का वैल्यू 2 है तो ए रेस टू माइनस 1 का वैल्यू क्या रहेगा? इट विल बी 1/2। बराबर क्या नहीं? तो वही किया हम लोगों ने। ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी क्या है? हाफ है। ओके, तो ई रेस टू प्लस लैम्बडा टी क्या होगा? विल बी 2। एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग टू द बेस ई, हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम व्हाट? लैम्बडा टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई विच इज इक्वल टू व्हाट? 0.693। तो बेसिकली आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है उसका एक्सप्रेशन क्या मिला आपको? इट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन डी के कॉन्स्टेंट। ये क्लियर है? ओके, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन डिटरमाइन half life of radioactive substance if its decay constant is known। ठीक है, yes। अब इस तो जो अगला कंसेप्ट है दैट इज न्यूक्लियर फिशन। ओके, in 1939 two German scientists Otto Hahn and Strassmann discovered that when uranium atom is bombarded with neutrons it splits up into two separate atoms, barium and krypton. The two fragments travel in opposite direction with very high velocity and tremendous energy is the original nucleus has greater mass than the sum of the masses of the two fragments। okay, यानी जो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसका मास, और अगर मैं बेरियम और जो क्रिप्टॉन है उसका ओवरऑल मास देखूं और इनफैक्ट जो न्यूट्रॉन बने हैं उसका भी मास अगर कंसिडर करूं तो हम लोग बोलते हैं कि जो ओवरऑल ओरिजिनल न्यूक्लियस था उसका मास क्या था? ओके, ज्यादा था। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो मास डिफेक्ट हुआ है वो मास डिफेक्ट किस में हो जाता है कन्वर्ट? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिशन। ओके, अब इसका जो बेसिक यहाँ पे इक्वेशन है वो कैसा है? तो हम लोग बोलते हैं यूरेनियम 235 को हम लोगों ने एक न्यूट्रॉन क्या किया है? बम्बार्ड किया। वो किस में कन्वर्ट हुआ है? यूरेनियम 236 आइसोटोप। ओके, उसका एटॉमिक नंबर वैसा ही है। ओके, यस। अब हम लोग बोलेंगे ये फर्दर क्या होगा? फिर ब्रेक होगा। इसमें तो हम लोग बोलेंगे एक बेरियम न्यूक्लियस, क्रिप्टॉन न्यूक्लियस और एडिशनल 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, अभी इक्वेशन एक बार देख लेते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं। ओके, एकदम सिंपल है, आप चेक करो। यहाँ का जो एलएचएस है या फिर एक वन ऑफ द इक्वालिटी अगर मैंने कंसिडर तो 235 प्लस 1 कितना हो रहा है? 236। 92 प्लस 0 कितना रह रहा है? इट इज ओके कमिंग एज 92। बराबर है। अब ये जो है ये बाद में ब्रेक हुआ एज बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ओके, तो 144 प्लस 89, 144 प्लस 89 आपका कितना आएगा? इट विल कम एज 233 प्लस हम लोग बोलते हैं 3 into 1, 233 प्लस 3 into 1 यानी कितना हो जाएगा? 3, दैट इज गोइंग टू बी 236। यानी एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे भी बैलेंस्ड है। और अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे सब जगह पे 92 है, तो इधर भी चेक करो 56 प्लस 36 प्लस 0 इसका सम कितना आएगा? इट विल कम एज 92। ओके, यस। तो जो भी हम लोग बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर ओवरऑल देखा वो बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि जो ओवरऑल मास है रिएक्टेंट का ओके वो क्या है? कम है, न्यूक्लियस का मास। तो ये जो मास डिफेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, दिस इज अ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन यूरेनियम आइसोटोप 235 okay is bombarded by neutron. It breaks up into two intermediate fragments which emit beta particles to achieve stable end products. Okay,
The energy released in fission first appears as kinetic energy, which gets converted into heat in the surrounding. Okay, fission energy is being used in nuclear power projects for generation of electricity. The uncontrolled fission process is used in atom bomb. ठीक है? Yes. तो इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है that is nuclear fusion. Okay. When two lighter nuclei are fused to form a heavier nucleus, the process is called as nuclear fusion. Okay. Large energy is released in this process. The newly formed nucleus have smaller mass than the sum of the masses of the fused nuclei. इन जो रिएक्टेंट न्यूक्लियस, ओके, उनका जो कंबाइंड मास है और जो प्रोडक्ट का न्यूक्लियस है, okay, तो उसके बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस रहता है। और हम लोग बोलते हैं ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द मास डिफेक्ट। दिस मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, तो उसमें ऐसा बोला हुआ है कि बेसिक हम लोग बोलते हैं कि दो प्रोटॉन, अब ये जो आपको दिखाया ये क्या है, ये बेसिकली प्रोटॉन है। ओके, दिस इज व्हाट हाइड्रोजन न्यूक्लियस, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन न्यूक्लियस। लेकिन कौन सा वाला, तो हम लोग बोल रहे हैं ये वैसा आइसोटोप का न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों ही सेम है, यानी उसके न्यूक्लियस में क्या है, एक ही प्रोटॉन है। दैट्स इट। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे मास नंबर भी एक है और एटॉमिक नंबर भी क्या है, एक है। ओके, यस, तो फर्स्ट आइसोटोप है ये। ओके, फर्स्ट आइसोटोप है और उसका न्यूक्लियस है, तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे दो प्रोटॉन, ओके, यस, या दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ओके, कंबाइन होके। मैं इसको दो प्रोटॉन क्यों बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 1, यानी एक प्रोटॉन है। एटॉमिक मास नंबर क्या है, वो भी 1 है, यानी न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, कोई दूसरा। ओके, हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रॉन या कुछ है क्या, नहीं। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं दो प्रोटॉन कंबाइन होके आपको क्या देंगे, कि यू विल गेट ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन यानी क्या, तो देखो अभी मैं ड्यूटेरियम क्यों नहीं बोल रहा हूँ, जो भी हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियस लेवल पे हो रहा है, ठीक है। ये आपको देगा ड्यूटेरॉन, ओके, प्लस एक पॉजिट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे जो चार्ज रहेगा दैट शुड बी +1 E, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, टेक्स्ट बुक में ये आपको गलत दिया हुआ है, यहाँ पे -1 E नहीं रहेगा, इट विल बी +1 E। प्लस हम लोग बोलेंगे जो भी मास डिफेक्ट रहेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दिस विल बी 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद एक और स्टेज है, ओके, लेकिन वो जो स्टेज है, ओके, वो आपके टेक्स्ट बुक में स्किप किया हुआ है। okay? उन्होंने क्या बोला है डायरेक्टली, ये जो ड्यूटेरॉन है, तो ऐसे दो ड्यूटेरॉन क्या होता है, बेसिकली कंबाइन होके, okay? और वो दोनों कंबाइन होके आपको क्या देंगे, दे विल गिव यू अ हीलियम न्यूक्लियस, ओके, whose atomic mass number is 4, ओके, एंड एटॉमिक नंबर इज 2। यानी बेसिकली आपको क्या दे रही है मिलके, अल्फा पार्टिकल दे। प्लस हम लोग बोल रहे हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। When two deuterons get fused, alpha particle is emitted and 24 mega electron volt energy is released. The fusion process requires a very high temperature of about 10 raised to 5 degree Celsius. These reactions are called thermonuclear reactions. The energy generated in stars is because of nuclear fusion. Okay, stars या फिर हम लोग बोलेंगे हमारा जो सोलर सिस्टम का जो सेंटर है सन, okay, उसमें भी हम लोग बोलते हैं सेम रिएक्शन हो रहा है, इसकी वजह से कॉन्स्टेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। यस, और उसका भी जो टेम्परेचर रहता है वो यही ऑर्डर का रहता है, 10⁵, ओके, डिग्री सेल्सियस। ये क्लियर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ओके, तो आज मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया है। okay? अगर इसमें जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया उसमें अगर कुछ डाउट है, ओके, तो प्लीज मुझे पूछना है ग्रुप पे। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। इट वाज बिलीव्ड until 1901 that radiation of energy takes in the form of continuous electromagnetic waves. However, this concept failed to explain the discrete nature of black body radiation. In 1901, Max Planck proposed a new theory known as Planck's quantum theory. According to this theory, radiation of energy does not take place continuously but in the form of discrete packets or quanta. This theory could explain satisfactorily the black body radiation, photoelectric emission, line spectrum of hydrogen atom, and Compton effect. Okay. However, the phenomena like diffraction, interference, and polarization can only be explained on the basis of wave theory. Therefore, we assume that radiant energy has dual nature. Okay. इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ फिनोमिना जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया, ओके, यस, या फिर मैं बोलूंगा कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ओके, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पार्टिकल नेचर एज्यूम करते हैं लाइट का। लेकिन अगर मुझे डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन समझाना है,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेव नेचर एज्यूम करते हैं, या वेव थ्योरी उसको सेटिस्फैक्टरीली क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने क्या बोला कि जो भी रेडिएशन, ओके, या रेडिएंट एनर्जी होता है, उसका ड्यूअल नेचर होता है, कभी वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, कभी वेव जैसा। In 1924, Louis D. Broglie suggested that if the radiant energy has both the wave nature and the particle nature, then the particle, जिसको हम लोग matter भी बोलते हैं, must have wave associated with its motion. Okay? He believed that energy and matter must have some symmetrical character. Okay? Yes. अब इसका मतलब क्या है? ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर एनर्जी, ओके, हैज बोथ, जैसे रेडिएंट एनर्जी हैज बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ओके, देन हम लोग बोलेंगे द पार्टिकल विच इज इन द मोशन, ओके, मस्ट ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इट। ओके, यस, हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली प्रपोज दैट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with speed v, it is given by what, lambda is equal to what, h upon p। ये ने ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं अगर कोई पार्टिकल मूव हो रहा है, तो वो मूविंग पार्टिकल या द पार्टिकल विच इज इन द मोशन, ओके, हैज अ पर्टिकुलर वेव एसोसिएटेड विद इट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैटर वेव, जिसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, h अपॉन p, और यू कैन से h अपॉन mv, where h is what, Planck's constant, and p is momentum. He used Planck's quantum theory and Einstein's mass energy relation to support his hypothesis. According to Planck's, the energy of photon is given by what, h is E is equal to h into nu, or you can say h into c upon lambda, where c is the speed of the light, okay, nu is the frequency, and lambda is the wavelength of the light, okay। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स में भी डिस्कस किया था। इक्वेशन 18.2 displays the dual nature of matter. On left hand side it has wavelength lambda of a wave, and on right hand side the momentum p of a particle and Planck's constant relates them, okay। According to Einstein's mass energy relation, E is equal to what, mc square, okay। अब हम लोग बोलते हैं कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, जो एनर्जी हम लोगों को एक मैक्स प्लैंक्स रिलेशन से मिली है वो क्या है, इट इज एच सी अपॉन लैम्बडा, और हम लोग बोलेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन से क्या मिला है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, एच सी अपॉन लैम्बडा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे थोड़ा सा डल है, ओके, यस। तो आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो, आपके लिए भी क्या रहेगा, थोड़ा ईजी रहेगा। तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, सी सी कैंसिल हो गया, आपको मिला लैम्बडा इज इक्वल टू वॉट, h upon mc, okay। Now we say m into c, यानी बेसिकली c क्या है यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ लाइट, ओके। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे m into c is nothing but momentum of photon, and lambda क्या हो गया, it is nothing but equal to h upon p। wavelength of moving macroscopic object are very small, okay, okay, और इनका जो ऑर्डर है that is what, of about 10 raised to minus 34 meter, okay, that cannot be measured and we do not feel their existence। However, wavelength of subatomic particles such as electrons is significant and it can be measured, okay, yes। तो जब मैं वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो मैं मैटर वेव की वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। मैटर वेव यानी क्या, तो अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था डी ब्रॉगलीस हाइपोथेसिस से, ओके, हम लोग बोलते हैं एवरी मूविंग पार्टिकल, स्पेशली जब मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, okay, जो हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो उनके साथ मैटर वेव एसोसिएटेड होती है, ओके, यस, उसका वेवलेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ओके। Now, according to D. Broglie, every moving particle is associated with a wave of wavelength given by lambda is equal to h upon p, or you can say h upon mv. These waves are called as matter waves. If v is very small, अगर हम लोग बोल रहे v is almost approaching zero, lambda का वैल्यू क्या हो जाएगा, infinity। v is almost approaching zero इसका मतलब क्या, तो एक ऑब्जेक्ट है which is at rest, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है लोग बोलेंगे उसका वेवलेंथ क्या रहने वाला है, इट विल बी बेसिकली इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा, ओके। और हम लोग बोलेंगे कि ऐसे वेवलेंथ हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते, ओके, यस। अगर हम लोग बोल रहे हैं वी इज वेरी लार्ज यानी इन्फिनिटी, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे लैम्डा क्या रहेगा, इट विल अप्रोच जीरो, ओके। दिस इंप्लाइज दैट मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स ओनली इफ दे आर मूविंग, ओके। ग्रेटर द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल शॉर्टर इज द वेवलेंथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। Matter waves travel faster than light. Okay? The velocity of matter wave is not constant because
इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं वापस ये स्टेटमेंट रीड करता हूँ। द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये क्लियर है? ओके। द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। The concept of matter wave is introduced mathematically in modern quantum physics. Actually, these waves are new kind of waves. They are not electromagnetic in nature and are proposed to locate the position of the moving particle. The intensity of wave at a point represents the probability of associated particle being there. Okay. Basically इतना ध्यान में रखना है आपको, okay? कि मैटर वेव क्या सजेस्ट करता है। अगर मैटर वेव का एग्जिस्टेंस हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? बेस्ड ऑन इट्स इंटेंसिटी। वो कैसे मेजर करते हैं तो उसके बारे में फिलहाल अभी आप लोगों ने इतना सोचना ही, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि अगर इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेव ज्यादा है तो वो क्या बताती है कि वो आपको प्रोबेबिलिटी बताती है कि पार्टिकल वहां पे रहने की प्रोबेबिलिटी वो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, ज्यादा है। ठीक? यहाँ पे एक बार मैं वापस रीड करता हूँ। द इंटेंसिटी ऑफ वेव एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल बीइंग देयर। ये क्लियर है? अब हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव ऑल्सो सॉल्व द पजल ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। तो बेसिकली बोर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या है? हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ओके वही ऑर्बिट में ओके रेवोल्यूशन करते हैं जहां पे ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करते वक्त का एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। और ये ऑर्बिट में ही हम लोग बोलेंगे जब वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं तब वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी। अब ऐसा क्यों? तो वो हम लोग क्या है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से समझते हैं। ठीक है? यस। हम लोग बोलते हैं to de Broglie, okay, basically he thought that the motion of electron within atom is associated with standing wave along the orbital as shown in the figure. बोलने का मतलब क्या है? ओके, तो जो मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ओके, यस, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव है वो यहाँ पे क्या क्रिएट कर रही है? स्टेशनरी वेव क्रिएट। ठीक है? यस। और उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी नो अबाउट स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग्स। स्टैंडिंग वेव्स यानी स्टेशनरी वेव्स, ओके, that only those waves survive for which the distance traveled in the round trip between the ends is integral multiple of wavelength. Okay. Similarly, electrons moving in nth orbit of radius Rn, okay, the distance traveled in one trip is nothing but equal to 2 pi Rn. Okay. That should be the integral multiple of wavelength. Okay. Basically, आपको बस ये कंडीशन ध्यान में रखें कि वी से जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है एक कंप्लीट सर्कल में वो कितना रहेगा? ओके, nth ऑर्बिट के लिए इट इज गोइंग टू बी द सर्कमफ्रेंस व्हिच इज नथिंग बट 2 पाई आरएन एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ओके, n लैम्डा। यानी हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? लैम्डा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है और जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी है वो इंटैक्ट रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर एनर्जी इंटैक्ट रहती है या लूज नहीं होती है यस, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है यानी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली वो ऑर्बिट में मूव होते रहेगा। ओके, और हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगा। ओके, बाय डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस हम लोग बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? h अपॉन p, दैट इज h अपॉन m into vn। ओके, substituting this value of lambda in the above expression we get 2 pi rn is nothing but equal to n into h अपॉन m into vn। ओके, अब यहाँ पे जो लैम्डा है वो लैम्डा बेसिकली क्या है? आपको ये ध्यान में रखना है, जो मैटर वेव है एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन उसका वेवलेंथ है। तो हम लोग बोलेंगे 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन एम इंटू वी एन। ये क्लियर है? इसमें हम लोग बोलेंगे टर्म्स को रीअरेंज किया तो हमें क्या मिलेगा? एम वी आर एन इज नथिंग बट इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, दैट इज एंगुलर मोमेंटम of revolving electron is nothing but equal to nh upon 2 pi। अब जो स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट हम लोगों ने लगाया इसने आपको क्या रिजल्ट दिया? तो जो बोर सेकंड पोस्टुलेट है ओके कि इलेक्ट्रॉन ओके वही ऑर्बिट में क्या हो गया? रिवॉल्व हो गया। इनका एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। दिस इज द क्वांटम कंडीशन प्रपोज्ड बाय बोर फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड पोस्टुलेट। यानी इनडायरेक्टली क्या हो गया? तो हम लोग बोलते हैं कि जो बोर पोस्टुलेट है उसको भी मैटर वेव का जो कंसेप्ट है उसने सपोर्ट किया और जो मैटर वेव का कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे क्या हो गया? एक तरह से प्रूव हो गया। यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है? यस। तो ये आपका डायग्राम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे n का वैल्यू कितना लिया हुआ है? 3। n का वैल्यू 3, इसका मतलब क्या? तो देखो
ये जो एक लूप है, तो हम लोग बोलते हैं एक लूप का जो वैल्यू रहता है वो कितना रहता है, लैम्बडा बाई 2। ओके, सो जस्ट चेक 1, दिस सेकेंड, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 लूप्स है। तो 6 लूप्स इंटू लैम्बडा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू लैम्बडा बाई 2 दैट इज 3 लैम्बडा। और यहाँ पे वही कंडीशन। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि आपका लैम्बडा जो है, okay, या फिर जैसे 2 पाई आर एन है, दैट इज इक्वल टू वॉट, 3 टाइम्स लैम्बडा। ओके, यही आपको दिया हुआ है, अ स्टैंडिंग वेव अलोंग थर्ड ऑर्बिट कंसिस्टिंग ऑफ 3 डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, यानी 3 लैम्बडा। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहा तो प्लीज आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से हम लोगों ने जो नील बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है, ओके, यस, उसका एक तरह से क्या किया है, वेरिफिकेशन की। ठीक है, यस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, तो उसमें हम लोगों ने स्टेशनरी वेव्स का कंसेप्ट जब यूज किया या मिक्स किया, तो हमें जो रिजल्ट मिला दैट इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, एनएच अपॉन 2 पाई। ओके, और हम लोग बोलते हैं दिस इज द सेम क्वांटम कंडीशन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय बोर, ओके, फॉर द सेकंड पोस्टुलेट। ये क्लियर है? ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, so basically, let's start with wavelength of an electron. Okay, according to de Broglie's hypothesis, moving electrons has associated wavelength, which is given by lambda is equal to h upon p, where h is Planck's constant and p is momentum of electron. If an electron of mass m is accelerated by a potential difference v, the work done on electron, okay, increases its kinetic energy. The energy of electron is given by what? हम लोग बोलेंगे जो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क कर रहा है, दैट विल बी गिवन बाय कैपिटल ई इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल ई यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द अप्लाइड पोटेंशियल, दैट इज कैपिटल वी। ओके, यस, नाउ वी आल्सो नो दैट ये जो वर्क डन है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो ई इज इक्वल टू व्हाट, इट इज हाफ एम इनटू स्मॉल वी स्क्वायर। कैपिटल वी पोटेंशियल है और जो स्मॉल वी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या जो वेलोसिटी अचीव होगी। ठीक है, सो अगर इसको मैंने इक्वेट किया तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, यस, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ई विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर को मैं लिखूंगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, यानी सिंपली हमने क्या किया, उसको बैलेंस किया। एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो है इट इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो कहना है से अगर ये 2m इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है तो मुझे मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ट्वाइस एम ई। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमें मिलेगा p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू कैपिटल ई। ओके, यस, बट अगेन जो कैपिटल ई है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल ई का एक और इक्वेशन मिला था, इट वॉज ई इंटू कैपिटल वी, स्मॉल ई इंटू कैपिटल वी। तो वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपको मिलेगा जो मोमेंटम है, ओके, ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई, स्मॉल ई, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कैपिटल वी। Now substitute this value of p in the above expression of wavelength. आपको क्या मिलेगा, lambda is equal to h upon under root of twice m into e into p. ओके, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और रूट 2 ये सब वैल्यूज ले लिया तो आपको क्या मिलता है, लैम्डा इज नथिंग बट इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। ओके, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके, ये क्लियर है? तो लैम्डा को क्या मिला, इट इज 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, और जो आपका आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, नाउ दिस रिलेशन गिव्स द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन accelerated by potential difference, okay, of v, capital V. This formula is useful to determine the wavelength at low voltage, okay, but at very high voltage, यानी जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो वोल्टेज है इट इज इन किलो वोल्ट, the electron velocity becomes very large and the electron momentum has to be calculated relativistically. Okay? अब इसका मतलब क्या है, तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि लो वोल्टेज पे ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m इंटू ई इंटू वी, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन जहाँ पे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज हाई हो गया, किलो वोल्ट्स में हो गया, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं पहली बात तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर आपको जो मोमेंटम है, ओके, तो वो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, रिलेटिविस्टिकली। ओके, यानी आपको स्केल करना पड़ता है। ओके, ये पर्टिकुलर वोल्टेज पे हम लोग बोलते हैं मोमेंटम कितना था, तो इतने हाई वोल्टेज पे मोमेंटम क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यस, एनीवे हम लोग बोलते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस फॉर्मूला
is valid for what? Okay, low voltages, low accelerating voltages. Okay, इसके बाद जो अगला और लास्ट कंसेप्ट है ये टॉपिक का, दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, हम लोग बोलते हैं सीजे डेविसन एंड एल एच जर्मर गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, इन 1927. बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है. इसका प्रूफ ओके फर्स्ट टाइम किसने दिया? तो इट वाज गिवन बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय सीजे डेविसन एंड एल एच जर्मर. ओके, they demonstrated the diffraction of electron beam similar to the diffraction of light waves. Okay, figure 18.7 shows the experimental arrangement for electron diffraction. It consists of an electron gun, nickel crystal, an electron detector. Electron gun has tungsten filament coated with barium oxide for high emission efficiency. Okay, अभी ये जो भी टर्म्स है, जैसे बेसिकली कौन सा फिलामेंट यूज हो रहा है, टंगस्टन फिलामेंट, उसको किसका कोटिंग दिया हुआ है? बेरियम ऑक्साइड. और उससे इफेक्ट क्या होता है? सॉरी, कॉज नहीं, उससे इफेक्ट क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, ओके, यस, तो उसका हम लोग बोलेंगे एमिशन क्या रहेगा? हायर रेट पे रहेगा. या फिर हम लोग बोलेंगे इट विल हैव हाई एमिशन एफिशिएंसी. ओके, फिलामेंट वर्क्स एज अ थर्मियोनिक कैथोड. ओके, थर्मियोनिक कैथोड यानी क्या? तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, कि अगर आप वो बेसिकली फिलामेंट को हीट करते हो तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको हीट एनर्जी मिलेगा, और हम लोग बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बेसिकली फ्री हो जाएगा. जैसे फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है, वैसे ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड बाय अ सिलिंड्रिकल एनोड केप्ट एट अ फिक्स्ड नोन हाई पॉजिटिव वोल्टेज. ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा निकल क्रिस्टल है. ओके, दिस इज योर एक्सीलरेटिंग एनोड. ओके, और यहाँ पे हमारा फिलामेंट है विच इज व्हाट? विच इज बेसिकली योर कैथोड. ओके, यस, और इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है? ओके, वी हैव कवर्ड इट विद बेरियम ऑक्साइड या कोटेड इट विद बेरियम ऑक्साइड. ये क्लियर है? अगर आप इसको देखोगे तो जो फिलामेंट है, ओके, वो हम लोग बोलते हैं कि लो टेंशन पे उसको हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है. ओके, और जहां तक कि एनोड की बात है, ओके, उसको हाई टेंशन सप्लाई से क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, यस, एनीवे, तो इसमें हमको क्या मिलेगा? The electrons are accelerated by cylindrical anode kept at fixed known high positive voltage V. This anode imparts the desired velocity to electrons. The electrons emerge out of anode aperture as fine beam. This beam is made to fall on the surface of nickel crystal. Okay, the electron beams get scattered in all the directions. The intensity of scattered electrons in a particular direction is measured by electron detector, which can be moved on a circular scale. Okay, the detector is connected to a sensitive galvanometer whose deflection is directly proportional to the intensity of electrons received by detector. The whole setup is in enclosed evacuated chamber. Okay, अब बेसिकली यहाँ पे जो सेटअप है वो वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो फिलामेंट से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सीलरेट हो गए, ओके, थ्रू द सिलिंड्रिकल एक्सीलरेटिंग एनोड. ओके, और यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो गए इन द फॉर्म ऑफ फाइन बीम. और ये हम लोग किसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं? निकल क्रिस्टल पे. ओके, और हम लोग बोलते हैं निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट होने के बाद इसका क्या होता है? स्कैटरिंग होता है. ओके, अब जब ये स्कैटरिंग होता है तो स्कैटरिंग होने के बाद हम लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे स्कैटर हुए वो भी डिटेक्ट करना है. तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया हुआ है. ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ओके, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? गैल्वेनोमीटर. ओके, यस, ये ने हम लोग क्या बोलेंगे? मैं वापस एक बार रीड करता हूँ. The intensity of scattered electron in a particular direction is measured by electron detector, which can be moved on a circular scale. Okay? The detector is connected to a sensitive galvanometer whose deflection is directly proportional to the intensity of electrons received by detector. यानी जहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो ज्यादा रहेगा, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाला है? ज्यादा रहने वाला है. द होल सेटअप इज एनक्लोज्ड इन इवैक्यूएटेड चेंबर. ये पहले भी देखा था. The intensity of scattered beam is recorded for different scattering angles phi and for different accelerating voltages phi. It is observed that galvanometer showed the maximum deflection for scattering angle phi which is equal to 50 degree. और ऐसे टाइम पे जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था वो कितना था? 54 वोल्ट था. ओके, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स scattered from different atomic layers. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है
की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है, उसका कॉज क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसके साथ जो एसोसिएटेड मैटर वेव्स हैं, ठीक है, के बीच में क्या हुआ है हम लोग बोलते हैं, ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स scattered from different atomic layers। ओके, यस, इतना आपको बस ध्यान में रखना है। okay? अच्छा, हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स डिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, 2d sin थीटा। ओके, ये फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में देखा है। ओके, सो वी से where d is the spacing between what atomic planes, वहां पे जो d था वो क्या था, सो इट वाज साइज ऑफ द स्लिट। ये आपको आ रहा है समझ में? तो एनीवे लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। ओके, लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड वेव, थीटा इज व्हाट, थीटा इज ग्लैंसिंग एंगल। अब यहाँ पे ग्लैंसिंग एंगल एग्जैक्टली है क्या? ओके, तो वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर scattering angle phi which is equal to 50 degree, glancing angle is what, theta which is equal to 65 degree। और glancing angle का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, glancing angle is nothing but equal to 90 minus 5/2। ओके, ये डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो ग्लैंसिंग एंगल है वो कैसे निकालते हैं। देखो ये जो स्कैटरिंग एंगल है ना, ओके, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो ये इंसिडेंट रे, और फिर हम लोग बोलेंगे ये रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, अब एक्चुअली हम लोग इसको स्कैटर्ड बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने प्लेन मिरर का लॉजिक लगाना है। ओके, यस, ऐसा समझो कि ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में दो एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यस, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ इस तरह से है कि हम लोग बोलेंगे ये आपका सरफेस है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हम लोग एक और लाइन दिखाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। आपके डायग्राम में वो लाइन दिखाई नहीं है, ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो ये रे और ये रे के बीच में, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लाइन दिखाई नहीं है बीच, नॉर्मल जिसको बोलते हैं। ओके, तो मैं सिर्फ इतना आपको बोलूंगा, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो टोटल एंगल है ये हमारा क्या है, दिस इज योर स्कैटरिंग एंगल फाई। So we'll say phi is nothing but equal to what? Is equal to I plus R, or you can say it is equal to twice I। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे I का वैल्यू जो होगा that will be equal to pi upon 2। और हम लोग बोलते हैं जो एंगल ऑफ ग्लैंस होता है, ओके, तो एंगल ऑफ ग्लैंस उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस एंगल is also what, it is angle of glance, or you can say this angle is also what, angle of glance। दोनों का वैल्यू सेम ही रहने वाला है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। सो कैन आई से r प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। बट r यानी क्या है, इट इज इक्वल टू आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग बोलेंगे r के जगह पे i सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बट i के जगह पे मैं 5/2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझे मिलेगा 5/2 plus theta is equal to what, 90 degree। Therefore theta will be equal to what, 90 degree minus 5/2। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो यही हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, यस, और ये रिलेशन इस तरह से मिला है। तो वी से ग्लैंसिंग एंगल, ओके, इज नथिंग बट इक्वल टू 90 डिग्री minus 5/2, and the spacing between the atomic planes for nickel is what, so it is equal to small d is nothing but equal to 0.91 angstrom। ये क्लियर है? अब ये सब जो वैल्यूज हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किए तो आपको क्या मिला, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, 2d sin थीटा, d की जगह पे 0.91 एंगस्ट्रॉम यानी 0.91 इंटू 10⁻⁻10 इंटू साइन ऑफ, ओके, तो आपको थीटा कितना मिला हुआ है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 65 डिग्री। ओके, यस, सो ग्लैंसिंग एंगल का वैल्यू कितना आया, 65 डिग्री। ये कैसे आया आपको समझ में आया, तो इट इज नथिंग बट 90 डिग्री minus 5/2 यानी 90 minus 50/2 that is going to be 25, and 90 minus 25 is going to be what, 65। ये पूरा जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलता है, इट कम्स टू बी 1.65 एंगस्ट्रॉम। ओके, नाउ दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड एक्सपेरिमेंटली। आपको आ रहा है समझ में? अगर हम लोग डी ब्रोगलीज रिलेशन यूज करते हैं तो हमारा बेसिक इक्वेशन क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। अब ये केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आपने एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, ओके, उसका वैल्यू डाला तो वो कितना डालना है हम लोगों ने, 54 वोल्ट। ओके,
तो हम लोग बोलेंगे लैम्बडा विच इज इक्वल टू वॉट 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ 54। इसमें जो आपका वैल्यू आता है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस से, उसका आंसर कितना आ रहा है? तो इट इज 1.67 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब ये हम लोगों ने 54 वोल्ट क्यों लिया? तो यहाँ पे बेसिकली वो कंडीशन थी। ओके, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज कितना रखा हुआ है एक्सपेरिमेंट में? हम लोगों ने 54 वोल्ट रखा हुआ है, जहां पे आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल मिल रहा है। ठीक है, तो वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। तो हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकल वैल्यू कितना आ रहा है? बाय डी ब्रॉगलीज रिलेशन इट इज कमिंग एज 1.67 एंगस्ट्रॉम। ओके, दिस इज एक्सीलेंट एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस कंफर्म्स द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग बोलते हैं आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लिया ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो हम लोग क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर्स जो है वो अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।